मज़दूर का इस जहां में रे नामो निशा होता। मज़दूर का इस जहां में ना नामो निशा होता, ना हवा महल होता, ना ताजमहल होता। दोस्तों, ये मज़दूर एक ऐसी कड़ी है जिससे देश बनता है। मज़दूर ही मज़दूरी करता है, तब ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आप देखते हैं लहलाती हुई, वो बिल्डिंगें खड़ी होती हैं। जिन पुल पर आप चलते हैं वो पुल तभी खड़े होते हैं जब इस देश का मज़दूर मज़दूरी करता है। जिन आप चमचमाती हुई सड़कों पे घूम रहे हैं वो सड़कें तभी बनती हैं जब उनको मज़दूर बनाते हैं। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है, मज़दूरों के लिए सबसे बदतर ज़िंदगी इस टाइम पर देखने को मिल रही है। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर मज़दूर पैदल चले जा रहे हैं, साइकिलों से चले जा रहे हैं। कई मज़दूर पूरा घर लिए हुए अपना रिक्शे पर लेकर जा रहे हैं, अपने बीवी को बच्चों को बिठाकर, अपनी ज़रूरत के सामान को लेकर रिक्शे पर लिए जा रहे हैं। दोस्तों सोचो, जब ये लॉकडाउन हुआ पहली बार, फर्स्ट लॉकडाउन जिसे हम लॉकडाउन बन कह रहे हैं, लॉकडाउन बन में हमने खूब थाली और थाली बजाई। ताली और थाली की अपार सफलता के बाद में लॉकडाउन 2 आया और लॉकडाउन 2 में हमने खूब दिवाली मनाई, पटाखे छोड़े, फुलझड़ियाँ जलाईं। लेकिन अब लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 2 और 1 के बीच में जो उन मज़दूरों की व्यथा थी, जो उनकी परेशानियां थी, क्या सरकार ने सुनी? वो मज़दूर अपने घर जाना चाहते थे लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। वो लोग मजबूर होकर पैदल ही निकल पड़े, रिक्शों से निकल पड़े। कई मज़दूर अपने अपने पूरे घर को लिए इस तरीके से अपने बीवी को बच्चों के लिए हुए वो रिक्शे पर लाद कर चले जा रहे हैं। कई सौ किलोमीटर दूर पैदल चले जा रहे हैं, रिक्शों से चले जा रहे हैं, साइकिल से चले जा रहे हैं। लेकिन क्या सरकार ने सुनी? नहीं सुनी। सरकार सिर्फ बड़े लोगों को सुनने के लिए है क्या? कोटा में अगर बच्चे फंसे हैं तो उन बच्चों को निकालने के लिए सरकार व्याकुल है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है, उन बच्चों को लाना चाहिए था। लेकिन क्या जो मज़दूर, एक दिहाड़ी पे काम करने वाला, जो रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाला मज़दूर अगर कहीं फंसा हुआ है, वो अपने घर जाना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास रहने को मकान नहीं है, जिस फैक्ट्री में रहता था उस फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री बंद हो गई है, वो मज़दूर कहाँ रहे? सड़क पर जो मज़दूर आ गए हैं, क्या सरकार को उन मज़दूरों के लिए व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? विदेश से उन नागरिकों को लेकर आ सकती है। क्या सिर्फ उन लोगों को इसलिए नहीं लाया जा रहा, इसलिए उनको अपने घर नहीं पहुंचाया जा रहा कि वो मज़दूर हैं? मज़दूर होना क्या इस देश में अभिशाप है? दोस्तों, आप ये सोचिए कि ऋषिकेश से, उत्तराखंड से गुजरात के लिए बस चल जाती है, 1800 लोग वहाँ चले जाते हैं। उस बस को चलाने के लिए लॉकडाउन में कौन परमिशन देता है? वाराणसी से बस चल जाती है, उसमें सैकड़ों श्रद्धालु भरकर चले जाते हैं। उस बस को चलाने के लिए कौन परमिशन देता है? उस बस का पैसा, उस बस का किराया कौन देता है? लेकिन जब ये मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर, बेसहाय लोग जब अपने घर जाने के लिए कहते हैं तो पुलिस इनको डंडे मारती है, पुलिस इनको जाने नहीं देती, सरकार इनको कोई ऑर्डर नहीं देती, खाने के लिए परेशान हैं। देश के तमाम जगह से, खासकर यूपी से जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं, उन सेंटर से तरह तरह की तस्वीर आ रही हैं। खाना ऐसे फेंका जा रहा है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है। खाने के नाम पर कहीं एक एक केला बांटा जा रहा है, पानी के लिए पीने की व्यवस्था नहीं है। तो इन मज़दूरों की सुनेगा कौन? आखिरकार लॉकडाउन 3 में काफ़ी दिक्कतों के बाद मुझे लगता है कुछ मज़दूरों की सुनी। जब तमाम विरोध की आवाज़ें उठने लगीं, सरकार को एक ये निर्णय लेना पड़ा कि वो ट्रेन चलाएगी। लेकिन दोस्तों, ट्रेन चलाएगी, उस ट्रेन में जाने के लिए उस मज़दूर के पास क्या पैसा है? जो एक फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री बंद हो जाने से वो सड़क पर आ गया है, शेल्टर होम में रह रहा है, क्वारंटीन सेंटर में है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, अपने गांव जाना चाहता है, कोई बिहार जाना चाहता है, कोई यूपी जाना चाहता है, कोई राजस्थान जाना चाहता है, कोई मध्य प्रदेश जाना चाहता है, क्या उसके पास पैसा है? किराया देने के लिए उसके पास पैसा है? सरकार ने
निर्देश दे दिया कि हम ट्रेन चलाएंगे, लेकिन ट्रेन में जाने के लिए क्या उन सभी मज़दूरों के पास पैसा है? मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के पास ज़रूर पैसा होगा जो जाना चाहते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों के पास पैसा होगा? ऐसी ही खबर आ रही है कि रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन में 100 मज़दूर कम गए, यानी 100 सीट कम रह गई। 100 सीट वो खाली गई उस ट्रेन के अंदर। क्यों खाली गई? क्योंकि उन लोगों के पास में पैसा नहीं था, टिकट लेने के लिए पैसा नहीं था, और जब वो टिकट ले रहे हैं तो उसका पैसा उन्हें अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, एक तरफ ये सरकार विदेशों से लोगों को एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान ला सकती है, और कोटा में अगर बच्चे फंसे हुए हैं उनको भी बस चलाकर स्पेशली यहाँ लाया जा सकता है। हाँ, और हरिद्वार से, ऋषिकेश से गुजरात के लिए बस चलाई जा सकती है। वाराणसी से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से बस चलाई जा सकती है, लेकिन इन मज़दूरों के लिए बस या ट्रेन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। और अगर इनके लिए व्यवस्था की जा सकती है तो वो अपने पैसों से जाएं। इनके पास बहुत पैसा है। सरकार के पास पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया है, इस पैसे का क्या उपयोग होगा? ये पैसा किस जगह लगाया जाएगा? क्या इस टाइम पर ऐसी स्थिति में जब गरीब मज़दूर सबसे परेशान हैं, इस देश का जो कर्ता धर्ता है, जो इस देश को बनाने वाला है, वो मज़दूर अगर यहाँ भूखों मरने के लिए तड़प रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, जाने को पैसा नहीं है, तो वो पीएम केयर्स फंड में जो करोड़ों अरबों रुपया जो इकट्ठा हुआ है, उस रुपये का क्या होगा? वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा क्या पीएम केयर फंड्स नहीं है? क्या वो रिलीफ के लिए नहीं है? क्या वो सिर्फ विधायक खरीदने के लिए है, सांसद खरीदने के लिए है, सरकार बनाने के लिए है, तमाम जगह पे सरकार गिराने के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है? ये सवाल आपको अपने आप से भी पूछना है। क्या ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ मज़दूर को, गरीब को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, या उनके लिए कुछ फ़ायदा भी दिया जा रहा है? तो दोस्तों, आप सोचिए, अपने दिल से सोचिए, उस मज़दूर पर क्या बीत रही है जो दिन रात पैदल चल के सैकड़ों मील अपने घर पहुंचने के लिए व्याकुल है, और सरकार उसको ट्रेन में जाने के लिए पैसा का इंतज़ाम नहीं करा रही है। तो दोस्तों, आप सोचिए, और आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।